ये चैप्टर केवल आज काम नहीं आएगा, पूरी लाइफ काम आएगा। वैसे तो सारे चैप्टर सारी लाइफ काम आएंगे, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस ही अलग है। क्यों और कैसे, जरा हम उसके बारे में बात करें। अगर कोई कंपनी डूब रही है, हाँ 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 हाँ। अगर कोई कंपनी डूबने वाली है, फिर करो। अगर कंपनी का फ्यूचर ऐसा है जिससे उसको बाहर आ पाना मुश्किल है, या कंपनी बहुत अच्छे डिसीजंस ले रही है, अगर ये पता करना हो तो आपको जाना पड़ेगा इसमें। सर बिल्कुल समझ में नहीं आई बात। कहा जाता है एक अच्छा मैनेजमेंट एक डूबती हुई कंपनी को बहुत आगे ले जाता है, और एक बुरा मैनेजमेंट बहुत अच्छी कंपनी को भी जमीन पे लाकर रख देता है। ये सुना है ना? इन द सेम वे दिस विल वर्क। यानी कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे हैं, या जो कंपनी आज हार्ड और टफ डिसीजंस ले रही है, क्या वो फ्यूचर में उसको फायदा देंगे, फ्यूचरिस्टिक है या नहीं। या एज अ इन्वेस्टर अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, माइट बी टुडेज प्रॉफिट इज नॉट टू हाई, but what the decisions are taken by the management is in favor of the company or not, whether those decision will be fruitful or not, ये हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ करके समझ करके ये जान सकते हैं कि कंपनी किस सिचुएशन में किस तरह के डिसीजन लेती है। कर लो, नींद कर लो। अब सोचो कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। हम लोग असल में क्या करते हैं, किसी कंपनी में पैसा लगाना हो, वी जस्ट सी द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी एंड वी ट्राई टू इन्वेस्ट इन दैट। पिछले क्वार्टर में क्या था, इस क्वार्टर में क्या, फ्यूचर में क्या कंपनी को दिख रहा है, उस बेसिस पर हम लोग डिसीजन भेड़ चाल चलते हैं। बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे। सही तरीका ये नहीं है। सही तरीका क्या है, काफी सारे इंडिकेटर्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उसमें से एक तरीका ये भी है कि हम कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें, और वो सबसे आखिर का पन्ना होता है। पहले होता है बैलेंस शीट, उसके बाद होता है ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, उसके बाद होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बाद होता है नोट्स टू अकाउंट्स। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जाए पीछे और वहां से देख लें कि कंपनी के डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, शायद उससे समझ में आए कि क्या मैं बोलना चाहता हूं। मैंने कहा ये कंपनी का पीएल अकाउंट है, और इस कंपनी के इस पीएल अकाउंट में यहां लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट। पिछले साल था 2 लाख, इस साल हो गया 8 लाख। ठीक, ये पीएल अकाउंट है। आप यही तो देखेंगे। अब बताइए क्या कंपनी सही जा रही है या नहीं। अब इसके नीचे मैं जो लिखने जा रहा हूं उसको देखकर बताएं कि कंपनी सही जा रही है कि नहीं। कंपनी ने कहा कि ये हमारी बैलेंस शीट है, लास्ट ईयर करंट ईयर। कंपनी के पास फिक्स एसेट थी 50 लैक्स की, अब हो गई है 30 लैक्स की। 20 लाख कम क्यों हुआ है? डेप्रिसिएशन भी तो हो सकता है। डेप्रिसिएशन ऑफ द करंट ईयर। बोलो। एसेट हैविंग book value of rupees 15 lakhs is sold out during the current year at a profit of rupees
हो सकता है कि नहीं? 15 लाख की एसेट कंपनी ने 25 लाख में बेच दी। कितने में? प्रॉफिट कितना कमाया? अब ये देख कर बताओ क्या कंपनी सही चल रही है या नहीं? कैसे? इसका मतलब अगर ये प्रॉफिट नहीं हुआ होता 10 लाख तो इस साल हमें लॉस हुआ होता 2 लाख। यानी कंपनी सही नहीं चल रही, ये किसने बताया आपको? न ट्रेडिंग ने बताया, न बैलेंस शीट ने बताया। ये कौन बताएगा आपको? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन बताएगा? We are not there to means we are not the accountant of the company, we are just the investor. हम एक इन्वेस्टर हैं, हम हर एक ट्रांजेक्शन को ट्रेडिंग पीएल से फाइंड आउट नहीं कर सकते। दैट इज द समराइजेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। हाँ या ना? उसका थोड़ा और स्प्लिट वे में हमें एक फ्रूटफुल रिजल्ट देता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो हमें बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। किसके बारे में? दिस इज द स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट द अकाउंट, दिस इज अ स्टेटमेंट। हमें एक स्टेटमेंट के फॉर्म में हमें प्रेजेंट करना होता है। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्लियरली मैंडेट्स टू एवरी कंपनी टू प्रिपेयर इट। यानी हर एक कॉर्पोरेट एंटिटी को इसको प्रिपेयर करना है। अगर हम आपसे आज तक बोलते थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या शामिल होता है, यू वे सिंपली सेइंग दैट बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। बट लेटर ऑन आई एडेड वन मोर थिंग, नोट्स टू अकाउंट्स। हमने आपको कभी ना कभी बातों में ये बताया होगा कि नोट्स टू अकाउंट्स आर आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट नाउ इन द केस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी वी हैव टू ऐड द फोर्थ वन, एंड दिस इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली फॉर द कॉर्पोरेट एंटिटी। इज इट ओके? सही है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा, ये हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैंडेटरी करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 और फॉर्मेट दिया है हाउ टू प्रिपेयर इट। जो भी हमारा ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट होता है ना, जितना भी हमारा ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट होता है ना, उन सबको इसने 3 पार्ट में तोड़ कर रखा है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में तोड़ कर रखा है। देखना चाहोगे कौन कौन? हम लोग प्रिपेयर करने जा रहे हैं एक फॉर्मेट, ठीक है ना? और आपको हमें ये बताना है, मतलब आपको नहीं, हमें आपको ये बताना है कि आखिर कैश फ्लो स्टेटमेंट कहां से निकला। बिल्कुल इत्मीनान से, अगर ये फर्स्ट लेक्चर समझ में आया तो समझ लो कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने सिंगल एंट्री पढ़ा ना? दिस इज द कॉपी एंड पेस्ट ऑफ द सिंगल एंट्री। अंतर ये है, इसका एक फॉर्मेट है जहां पर हमें उन चीजों को फीड करना है। दैट्स इट, कुछ नहीं है इसमें। यानी ये एक्सटेंशन है एक तरह से, समझ लो, सिंगल एंट्री सिस्टम का या फाइनल अकाउंट्स का। मैंने यहां लिखा ट्रेडिंग एंड पीएल। 31 मार्च 2023। क्या क्या लिखते हैं आप हमें बताते जाएंगे। बहुत बढ़िया। यही होता है ना नॉर्मली।
चलो इधर बताते जाओ। 2 सैलरी, बोनस, कमीशन, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, 2 इलेक्ट्रिसिटी, 2 टेलीफोन एक्सपेंसेस, ठीक है ना। ये होता है हमारा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट नॉर्मली अगर देखो तो। अच्छा दूसरा क्या बनता है, बैलेंस शीट। हम लोग इसी फॉर्मेट में लेकर चल रहे हैं, चिंता न करना। नॉर्मल फॉर्मेट में समझने और समझाने में भी मुझे नहीं, मतलब आप लोग समझने और समझाने में हमें आसानी होगी। दिस इज योर बैलेंस शीट। अच्छा 2 साल का बना लेते हैं। सिंगल एंट्री में ऐसे ही बैलेंस शीट बनती थी ना। अच्छा क्या क्या आ जाता है यहाँ पर, फिक्स एसेट और लेस डेप्रिसिएशन, हाँ इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, कैश, बैंक, प्रीपेड। नॉर्मली ऐसा ही होता है। इसकी बात करें शेयर कैपिटल, या चलो कैपिटल लिख देते हैं, कैपिटल अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस, क्रेडिटर्स, अच्छा बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये याद रखना, इस केवल इस पॉइंट को समझ लिया तो काफी हद तक ये चैप्टर आप लोगों के हाथ में आ जाएगा। केवल इतना समझना इन चीजों को। कहते हैं कि किसी आदमी को अगर सुधारना हो तो कभी कभी उसके हाथ और पैर तोड़ने पड़ते। तो अगर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए, मतलब बिना मतलब फोन उठाए लोग मानेंगे नहीं, अभी ब्लॉक कर दे। क्या बोला जाए, तो अगर मैं कहूं अगर हमें एक फ्रूटफुल नतीजा चाहिए और वो मिलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से, और मैंने जितने भी थोड़ी देर पहले शुरुआत में एग्जांपल दिए उसका अगर रिजल्ट पाना है, तो मैंने कहा दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द एक्सटेंशन और द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर ट्रेडिंग एंड पीएल एंड द बैलेंस शीट।
This gives you a broader way to see or observe the financial statement. आप कुछ ज्यादा अच्छी तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिजल्ट देख पाते हैं। इन्हीं से ले सकते हैं, लेकिन मैंने कहा रीडर्स जो होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स होते हैं, वो कहां तक एक्सपर्ट होते हैं कोई नहीं जानता। पक्की बात है। तो हम इन्हीं चीजों को 3 पार्ट में तोड़ते हैं। ये मेरी ट्रेडिंग एक्टिविटी है। कौन सी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्या है? देखो ना, मैंने सर्कल किस पर बनाया? ये मेरी, थोड़ी देर बाद मैं चेंज करूंगा, लेकिन हाँ अभी स्टार्ट करने के लिए दैट इज ओके। ये पूरी मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्या है? ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी? फिर से बोलो। ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जहां से हम बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, माल खरीदते और बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। मैंने क्या बोला? फिर से बोलो। सामान खरीदना, सामान बेचना, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस करना और नेट प्रॉफिट कमाना, इसी को तो हम ऑपरेशन कहते हैं। हाँ या ना? तो अब हमने इसमें से, मान लो मैं कहता हूं नेट प्रॉफिट आया 5 लाख, 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं अभी यही लिख करके। अच्छा, वापस आते हैं इस पर। ये जो एक्टिविटी कहलाती है, ये इसको हम लोग कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? तुम लोगों ने देखा होगा, जो हम लोग टी शेप की बैलेंस शीट बनाते हैं, ऊपर लिखा रहता है सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ, यहां लायबिलिटी लिखते हैं, लेकिन अरे जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है, वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट होती है, वर्टिकल टाइप में होती है, तो उसमें हम लोग लिखते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। और यहां पर लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। ऐसे नहीं बनती, वो स्टेटमेंट के फॉर्म में बनती है। हाँ या ना? नहीं देखा कभी? जो बैलेंस शीट तुम लोग सीखोगे धीरे धीरे करके, इस पर कन्वर्ट होना है तुम लोगों को। बैलेंस शीट ऐसे बनेगी, यहां लिखेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस, और ये होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। है यही चीज, लेकिन थोड़ा तरीका बदल जाएगा। ठीक है ना? तो बैलेंस शीट बेसिकली आपको यही बताती है पैसा कहां कहां से आया, वो सोर्स ऑफ फाइनेंस कहां कहां से हैं। सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये हमारे सोर्स ऑफ फंड है। कैपिटल से पैसा लगाया, दिस इज द सोर्स। बैंक लोन, ये भी सोर्स है, किसी ने हमको पैसा दिया। रिजर्व एंड सरप्लस, वो भी हमारा सोर्स ऑफ फंड है, उसमें पैसा पड़ा रहता है। बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बीपी, जिसका मैंने पैसा फंसाया, ये हमारे सोर्स ऑफ फंड है, सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर हम इसकी बात करें एप्लीकेशन ऑफ फंड की, कहां कहां पैसा लगाया, कहां कहां पैसा लगाया। अरे, इस सोर्स ऑफ फंड से या सोर्स ऑफ फाइनेंस से हमने फिक्स एसेट खरीदी, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, कुछ स्टॉक खरीदा, कुछ डेटर्स खरीदा, कुछ बीआर में फंसा, कुछ कैश में पड़ा हुआ है, कुछ प्रीपेड दिया। ये एप्लीकेशन ऑफ फंड है। जो सोर्स से पैसा आया, उसको कहां कहां अप्लाई किया। बात से काम समझ में आ रहा होगा? हाँ या ना? तो हमारी बैलेंस शीट देखो तो 3 चीजों से, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 चीजों पर डिपेंड किया। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, किस पर? दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और तीसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसको हम कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एप्लीकेशन, कहां कहां मैंने पैसा इन्वेस्ट किया। मेरी बात समझ में आई? तो कहने का मतलब यह हुआ कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 एक्टिविटीज में सारी चीजों को तोड़ता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये कहां से आता होगा बता सकते हो? ट्रेडिंग पीएल से या बैलेंस शीट से? अरे अब तो समझ में आ गया। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का अगर कैश फ्लो निकालना हो, देन हाउ कैन वी कम टू नो? बाय यूजिंग द ट्रेडिंग एंड पीएल नॉर्मली। अभी फिलहाल इतना दिमाग में रखना। इन द सेम वे हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हमने कहां कहां पैसा लगाया। और तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कहां कहां से पैसा आया। अरे बोलो ना। जाहिर सी बात है, मेरी जेब में जो पैसा पड़ा हुआ है आज की डेट में, या मेरे ड्रॉर में, या बिजनेस के नाम से जो कैश और बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, पैसा जो क्लोजिंग बैलेंस है, वो 3 जगहों से आया होगा, दिख गया होगा।
वो तीन कौन सी जगह हैं? या तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मैंने पैसा अपनी जेब में भरा होगा, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, और तीनों को मिला दो तो हमारा बन जाता है क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। हम अब क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं बोलेंगे, अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में बोलेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या नाम देंगे? यानी हमारे पास जितना भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होगा वो कहां से आया होगा? इन तीन चीजों का जोड़ होगा, या प्लस या माइनस। अच्छा, कैश फ्लो का मतलब होता है, फ्लो का मतलब होता है या तो इनफ्लो या तो आउटफ्लो। यानी जब हम बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, तो इसका मतलब कैश के इनफ्लो की भी बात करेंगे और कैश के आउटफ्लो की भी बात करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो कैश इनफ्लो as well as कैश आउटफ्लो, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू विल नोन एज कैश फ्लो। ना इनफ्लो बोलो ना आउटफ्लो बोलो, कॉम्बाइंड कर लो और कह दो कैश फ्लो। अब या तो ये प्लस में आएगा आंसर या माइनस में आएगा। अगर प्लस में आया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इट मींस कि बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मेरे पास पैसा प्लस हुआ। माइनस हुआ तो इसका मतलब हमने लूज किया, जितना पैसा आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से उससे ज्यादा चला गया। अब बात समझ में आई? चलो, अगर मैं कहूं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये भी प्लस या माइनस में हो सकता है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करने से अब हमारे पास साल के अंत में इतना पैसा प्लस में आया, या मेरी जेब से इतना पैसा गया। अच्छा, तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। या तो हमने और फाइनेंस इकट्ठा किया नेट, या तो नेट फिगर अगर माइनस में आई है तो इसका मतलब उल्टा जेब से गया। अब समझ में आई बात? हो सकता है इसका रिजल्ट प्लस में आया हो, इसका माइनस में, इसका माइनस में हो सकता है। अगर ये प्लस में आया, ढंग से सुनना, जो सुनने जा रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बिल्कुल लाइफ चेंज करेंगे अगर तुम लोग इस चीज को ढंग से समझ लो। अगर ये प्लस में आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इसका मतलब ये हुआ बिजनेस करने से हमारी जेब में पैसा बचा, और लेकिन मैंने कुछ एसेट बेच दी, पैसा बचा है मेरे पास, ऑपरेटिंग बिजनेस को ऑपरेट करने से पैसा बचा, तो प्लस है, मतलब अच्छी चीज है या बुरी चीज है? इट मींस कि कंपनी इज गोइंग गुड। यस और नो? सेकंड है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसका मतलब कंपनी ने कुछ एसेट बेच दी, यानी एसेट खरीदना पैसे का माइनस होता है। एसेट खरीदना पैसे का, ओ इसका मतलब जो मैंने माइनस लिखा है ना, तो इसका मतलब एसेट प्लस हुई होंगी। अरे हाँ भाई, समझ में आई बात? और अगर प्लस में रिजल्ट आया है इसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, इसका मतलब एसेट बेच करके मेरी जेब में कुछ पैसा बच गया। अब समझ में आई बात? क्लियर है? तो better to have negative indication in the case of the cash flow from investing activities, because it will represent that you are just going to buy another asset. Yes or no? You have bought another asset. अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी हर जगह माइनस होना गलत नहीं होता। ये तो समझ में आया ना? अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा माइनस जा रहा है तो इसका मतलब वी आर ग्रोइंग। अगर वही ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो गया तो वी आर लूजिंग। उल्टा हो गया है कि नहीं? अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस होना अच्छा है या माइनस होना अच्छा? हाँ, कितना गलत जवाब है, माइनस होना अच्छा। क्योंकि माइनस होगा तो इसका मतलब मैंने जिनके लोन लिए थे उनके वापस कर रहे हैं। अब समझ में आ रही बात? और अगर प्लस हुआ तो इसका मतलब हम अपने ऊपर लोन का बर्डन बढ़ा रहे हैं। अब समझ में आई बात? अच्छा, इन तीनों को जोड़ लें तो हमारे पास जितना भी पैसा पड़ा हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सम ऑफ ऑल दीज थ्री। तो किसी का प्लस हो सकता है, किसी का माइनस हो सकता है। अच्छा, अगर ये माइनस में है 2 मिनट के लिए, तो बताओ बिजनेस कैसा चल रहा है? ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। कंपनी ट्रेडिंग में गंवा रही है, एसेट खरीद रही है, और मार्केट से लोन का बर्डन उठा रही है। इन टोटालिटी देखो तो कंपनी इज इन लॉस,
एक्चुअली ट्रेडिंग या ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने में कंपनी कहीं पीछे रह गई, लेकिन हाँ कंपनी की ग्रोथ या अगर नई कंपनी है तो उसमें ये पॉसिबल है, उसमें ये पॉसिबल है कि कंपनी को लॉस हो बिकॉज द कंपनी इज न्यू वन। अगर नहीं है तो उसके लिए वो निगेटिव इंपैक्ट नहीं माना जाएगा। और एसेट कंपनी खरीद रही है, इसका मतलब कंपनी स्टिल लुकिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। हाँ या ना, पक्की बात है। लेकिन अगर कंपनी पुरानी है और उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अब तक प्लस 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 होता था, अब माइनस होने लगा और एसेट बिकने लगा, अब एसेट बिकने लगा, ये तो बहुत बुरी सिचुएशन की एसेट बेच दिया तो भी हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के नाम पर लॉस ही है, यानी जेब से आउटफ्लो हुआ है। तो देख रहे हो ना कहां से पता चल रहा है ये, कैश फ्लो से। क्या ये ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट से पता कर सकते थे? और हम केवल और केवल कैश को एम्फेसाइज करेंगे यहां पर। किसको एम्फेसाइज करेंगे? यानी कि हमें नॉन कैश आइटम की बात तो कहीं नहीं करना। वी विल एक्सक्लूड ऑल द नॉन कैश आइटम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लो, इसमें जितना भी मेरा नॉन कैश आइटम है इस बैलेंस शीट पे, पहले तो उसको तो दिमाग में रखना ही मत। कौन कौन से नॉन कैश आइटम है बता सकते हो सकता है एक दो चीजों पर आप लोग गलत बोले, लेकिन मैं लेटर ऑन उसको सही करूंगा, चिंता ना करना। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, यू नो वेरी वेल। बैड डेट इज अ नॉन कैश आइटम। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज अ नॉन कैश आइटम। बोलो, ये नॉन कैश आइटम्स थे, हाँ या ना? इसमें नॉन कैश आइटम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट नॉन कैश आइटम होता है, बताएंगे थोड़ी देर में। यही तो प्रॉब्लम है, पूछेंगे पूछेंगे। हाँ बोलो, क्या गलत कर दिया बोलो। तुम बताओ, कैश आइटम है नॉन कैश आइटम है? घटिया जवाब है। अभी बचा कर रखो अपने इस जवाब को, क्योंकि बाद में फिर गलत बोलोगे। ये समझ में आई ना बात? तो नॉन कैश आइटम्स की तो बात ही मत करना, भूल करके भी सोच करके भी उनको बिल्कुल एलिमिनेट कर दो व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम केवल कैश के आने की और कैश के जाने की बात करेंगे। आपका आना, आपका जाना, आगे ना बोलना दिल धड़कन, नजरें चुराना। तो आपका आना यानी कैश का आना, आपका जाना यानी कैश का जाना। हम केवल इसी की बात करेंगे, इसके ऊपर की बात नहीं। जब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग, अच्छा ये केवल और केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को शो करता है। क्यों? मैंने क्या बोला? ये किसको शो करता है? मैंने गलत बोला था और मैंने कहा भी था, मैं अभी केवल समझाने के पर्पज से बोल रहा हूं, यही तो बोला था। तो अब तो माइंड सेट है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहां से फाइंड आउट करेंगे? केवल और केवल ना, उसमें ये भी सपोर्ट करेगा। सुन लो, मैं वही कंफ्यूजन ही दूर कर रहा हूं। क्यों सर, ऐसा क्यों? और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहां से हम लोग पिक करेंगे अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को काम करने के लिए? जानना चाहते हो? सेल कैश होती है या क्रेडिट होती है? दोनों। और क्रेडिट सेल होगी तो क्या पैदा होगा? डेटर्स। तो डेटर्स कहां रहता है? उड़ी बाबा, है कि नहीं? और डेटर से क्या पैदा हो जाता है? बीआर। अच्छा, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कितने लिखे हो? नहीं, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग से ही तो आया ये, नहीं समझे? अच्छा, परचेज से उधार माल खरीदे तो क्या पैदा होगा? और क्रेडिटर्स पैदा होगा तो साथ में क्या आ जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर हो, आउटस्टैंडिंग बोनस कमीशन हो तो वो कहां दिखेगा? अगर एडवांस सैलरी एडवांस बोनस कमीशन हो तो, अरे तुम लोग तो खुद ही मैच कर गए। नहीं, देखो ना, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट से तुम लोग का ये भी पैदा हो जाता है, जनरेट हो जाता है। तो केवल ये कहना वहां से मिलता है, दैट वाज ओके, इनिशियल स्टेज में समझाने के लिए वो चीज ठीक थी, लेकिन अब तो थोड़ा और निकल करके बात आ गई कि केवल ट्रेडिंग पीएल से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं पता चलती, बल्कि उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है हमारी बैलेंस शीट से। और बैलेंस शीट में किन आइटम्स का कनेक्शन होता है अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो होता है करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज का। हाँ या ना? यानी ये भी हमारा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ये किसके फेवर में जाती हैं या किसके लिए काम करती हैं?
ये भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन 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 हम लोग बना क्या रहे हैं, पहले तो दिमाग में सेट करो। कैश फ्लो। सुबह सुबह जब मैं उठा तो मेरे पास 100 रुपए थे। दिन में मुझे 200 रुपए और मिल गए। मैंने 250 रुपए खर्च कर दिए, तो बताओ रात में मेरे पास कितने बचे होंगे। यही तो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में सीख रहे हैं। सुबह सुबह ये कैश इक्विवेलेंट्स पड़े हुए थे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। रात में ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पड़े हुए हैं। ये ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की, और ये ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस ये है। इसी की बात करने जा रहे हैं ना। अगर सुबह सुबह इतना था तो रात में इतना कैसे बचा, उन तीन चीजों के कारण बचा। सुबह सुबह मेरे पास इतना कैश था, इसमें वो तीन चीजें जोड़ दें तो क्या बचेगा, क्लोजिंग। तो इसको तो कंसीडर मत करना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अब समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? हम इसी को ही तो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इसको तो टच ही मत करना। ये लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस प्लस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्लस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। यही दिखेगा फिर, यानी इसको उठाएंगे, तीन चीजें जोड़ेंगे, क्लोजिंग आ जाएगा। अब तो समझ में आई बात। तो हम इसको अब छोड़ दें, इसको हटा दें। अच्छा यहां तक कोई दिक्कत? इसमें अब बताओ कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग होती हैं या नॉन ऑपरेटिंग भी होती हैं? हाँ, कैश आइटम था, नॉन कैश आइटम था, तो मैंने कहा नॉन कैश आइटम को तो सोचना भी। तो बताओ ट्रेडिंग एंड पीएल में केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दिखती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी दिखती है भाई? हैं? केवल और केवल, बस हमेशा गलत जवाब दो। इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी हैं, इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी हैं, कनेक्टेड हैं। पूछो कैसे, पूछो ना, अरे पूछो। ये जो बैंक लोन है ये हमसे क्या लेता है, नहीं क्या लेता है रिटर्न में? इंटरेस्ट लेता है। इंटरेस्ट कहां लिखे हो? तो ये कौन सी एक्टिविटी है? अगर ये मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो वो भी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही हिस्सा है। नहीं समझे? तो ये हमारी कौन सी एक्टिविटी है? अच्छा, शेयर कैपिटल हमारी कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो इसका डिविडेंड कौन सी एक्टिविटी होगा? उड़ी बाबा, मेरी बात समझ में आई? बोलो। अच्छा, ये मेरी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट या डिविडेंड। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ये कौन सी एक्टिविटीज है? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। फाइनेंसिंग नहीं है, इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टमेंट पर जो मिलेगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग पर जो जाएगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब समझ में आ रही है बात? रेंट रिसीव्ड ये भी तो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, क्योंकि हमने पैसा किसी बिल्डिंग में लगाया, वहां से इंटरेस्ट आया, रेंट आया, बात खत्म। तो इन्वेस्ट किया तभी तो। अब क्लियर हुआ, हाँ या ना? बस अब सोचो, यानी कि जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, क्या बोला मैंने? जब भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, तो हम दो चीजों को हटाएंगे। पहला, नॉन कैश आइटम तो हमेशा हटेंगे, दूसरा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को भी अवॉइड करना पड़ेगा। किनको अवॉइड करना पड़ेगा? नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में दिख रहा है, ट्रेडिंग पीएल में नॉन ऑपरेटिंग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग दिख रहा है कि नहीं? तो हम नॉन कैश को भी हटाएंगे, नॉन ऑपरेटिंग को भी हटाएंगे। अब बात समझ में है? अच्छा, अगर इतना यूज हो गया तो बचा ये हमारा, इसको हम कहेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब क्लियर है? इसको हम कहेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। दैट्स इट। कौन सी चीज कहां से आएगी, अब समझ में आया?
कुछ पूछना हो तो पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़े। इसको कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, ये बाद में बात करेंगे, चिंता ना करो। अभी फिलहाल इतने में कोई दिक्कत है कि नहीं? अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। स्टार्ट करें। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो एक्टिविटीज 3 तरह की होती हैं। मैंने बोला ना, पहला कौन सा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा और तीसरा, इसमें कुछ बताने की जरूरत है क्या? पढ़ लोगे ना, ये कहानी है, स्टोरी है, जो बताया वही सब चीजें हैं। प्रॉब्लम ये आती है हाउ टू कंप्यूट कैश फ्लो या हाउ टू प्रेजेंट आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट। जरा देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है। देखा जाए, सीधे क्वेश्चन नंबर 1 को ही सॉल्व कर दें, तरीका समझ में आ जाएगा साथ साथ, है कि नहीं? आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये याद रखना। बशर्ते अकाउंट सब तो लोग जान, मतलब जो पढ़ाया है अब तक वो दिमाग में हो। सॉल्यूशन 1 की बात करते हैं। सर कुछ बताया नहीं आपने, डायरेक्ट क्वेश्चन। मैंने कहा दिस इज जस्ट लाइक योर सिंगल एंट्री सिस्टम। अगर आपका सिंगल एंट्री सिस्टम फाइनल अकाउंट्स क्लियर है तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, केवल अब समझना है कि हम कर क्या रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ये कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और ये कहलाएगा और मैंने कहा ना, इन तीनों का टोटल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा ओपनिंग। चलो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश। अगर ओपनिंग में ये जोड़ दें ऊपर के तीनों, तो क्या आ जाएगा? वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब समझ में आई बात? ये फॉर्मेट है। बी और सी बहुत आसान होता है, जो भी मिन्हत लगती है ए में लगती है। पक्का? फॉर्मेट समझ में आया? ये बाद में देखेंगे, भूल जाओ कि हम लोग कैश फ्लो सॉल्व कर रहे हैं। अब ये समझ लो कि हम लोग सिंगल एंट्री करने जा रहे हैं, यहाँ एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं, हर एक डेबिट के साथ क्रेडिट। पक्की बात है? ये है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बोल रहा है। हमें 2 साल की बैलेंस शीट दी है 2021 एंड 22 की। गुडविल दिया है 150 एंड 90, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, बीआर, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक।
इक्विटी शेयर कैपिटल, redeemable preference share capital, general reserve, PL account, creditors, BP, provision for taxation and proposed dividend. एक चीज और मैं बता दूं, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, यहाँ रहने दें अभी थोड़ी देर के लिए। कैश इन हैंड शामिल होगा, कैश एट बैंक शामिल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जेब में पैसा हो या बैंक में हो, मेरे लिए मेरा ही कैश है। लेकिन इसमें एक नई चीज ऐड की गई है, कैश इक्विवेलेंट्स। कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट मैंने जो किया हो फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग द लिक्विडिटी, और लिक्विड इन्वेस्टमेंट किया हो कि जब चाहे जैसे चाहे उसको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम बेच सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं लिक्विड इन्वेस्टमेंट। ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसको हम जब चाहें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म लिक्विड इन्वेस्टमेंट किया है तो वो भी आपका कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? हाँ या ना? कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो आपने खरीदी है शॉर्ट टर्म के लिए, 3 महीना और उससे कम, तो उसको भी हम क्या ले लेंगे? कैश इक्विवेलेंट। अब याद रहेगा, मेरा कैश है ना, वो जब चाहे बेच सकते हैं, जब चाहे मैच्योर करवा सकते हैं, तो मेरे लिए कैश है भाई। हाँ, मेरी जेब में नहीं है, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में है, क्या दिक्कत है? लेकिन जब चाहे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे कैश इक्विवेलेंट। दिस इज इक्विवेलेंट टू कैश। आप समझ में आई? चलो वापस आते हैं, उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एसेट साइड पढ़ लिया था, लायबिलिटी में भी देख लिया था, एडजस्टमेंट देखते हैं। 10,000 का डेप्रिसिएशन है और 20,000 रुपए का हमने चार्ज किया है प्लांट एंड मशीनरी में। 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है प्लांट एंड मशीनरी में, 20,000 का चार्ज किया है लैंड एंड बिल्डिंग में, रेस्पेक्टिवली लिखा है लाइन बाय लाइन। इंटरिम डिविडेंड इस साल 20,000 का दिया, इनकम टैक्स 35,000 का पेड किया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इस पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने सीखना आना चाहिए। ये बेसिक क्वेश्चन है, समझ लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमने कहा भूल जाते हैं कि वी आर प्रिपेयरिंग आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट, वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर द कंप्लीट अकाउंट्स फॉर द कंप्लीटिंग इट, मींस वी आर जस्ट गोइंग टू पास द जर्नल एंट्रीज और डबल एंट्री सिस्टम। हम किस सिस्टम को फॉलो करने जा रहे हैं? डबल एंट्री सिस्टम को। कौन कौन से एडजस्टमेंट दिए हैं देखो, तो डेप्रिसिएशन का दिया है, डिविडेंड का दिया है, इनकम टैक्स का दिया है ना। तो सबसे पहले इनके अकाउंट्स बना लेते हैं। जिसका एडजस्टमेंट दिया है उसका तो अकाउंट तुरंत बनाना। बात समझ में आई? किसका किसका एडजस्टमेंट दिया है? प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग। बिल्कुल इत्मीनान से बाबू, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ लो तुम लोग 90% विक्ट्री कर जाओगे। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, है ना, और टैक्स प्रोविजन। बाकी देखेंगे, अगर जरूरत पड़ी किसी चीज की तो उसको भी बना लेंगे। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं बनाएंगे। अच्छा, क्या क्या दिया है लैंड एंड बिल्डिंग में? देखो कितना दिया है, 80,000 से 2 लाख हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग में 80,000 से, डेबिट बैलेंस होता ही है, 80,000 से 2 लाख हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा, ये एडजस्टमेंट हो गया। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पर 20,000 है, कितने का है? इस साल जो डेप्रिसिएशन लगा है लैंड एंड बिल्डिंग पर, वो यहां से लगा होगा बाय डेप्रिसिएशन। 80,000 में 20,000 घट गया, यानी हमने कुछ एसेट खरीदी भी तो है। 80 से 2 लाख हुआ है तो टू बैंक कितने की एसेट खरीदी है? हाँ, 140 हो गया। ये बैलेंसिंग फिगर थी, दिस इज ओके, बन गया हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। कोई दिक्कत आई क्या? पक्का समझ में आ रहा है ना कैसे? भाई हमारे पास एसेट रहती है, उसमें कुछ और ऐड होता है, उसमें से डेप्रिसिएशन घट के बाकी क्लोजिंग बैलेंस होता है। अच्छा, ये लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। प्लांट एंड मशीनरी जरा देखो तो, 80,000 और
नहीं, टोटल कर लो पहले, एक बार टोटल कर लो, हमें लगता है कुछ गड़बड़ न हो गया हो, क्योंकि दोनों का 80 और 2 लाख कैसे हो सकता है। टोटल कर लो एसेट साइड का। 320, 435, 595, 615, 630, 640, गड़बड़ है। वो फिगर मिसमैच हो रही है, कैलकुलेटर कितने है। ये 2 लाख है, ये 2 लाख होना चाहिए था, ठीक है, देख लेना। और इधर का टोटल देखो, जो डिफरेंस है इसमें ट्रांसफर कर देना, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग ज्यादा होती है, नॉर्मली प्लांट एंड मशीनरी नॉर्मली कम होती है, ठीक है ना। तो जरा देखो, 8,17,000 माइनस कर दो 90,000, माइनस कर दो 2 लाख सिंगल टाइम, फिर 1,09,000, फिर 2 लाख, 40,48,000, यह है 170। टोटल देख लेना बाबू, टोटल देख लो पहले, दोनों का टोटल बताओ तो अलग अलग। 797 आ रहा है, टोटल देखना बाबू। ये 5,57,000 आ रहा है, कितने का डिफरेंस है, 120। तो चलो 120, इधर का टोटल देखो कितने का डिफरेंस है, 20,000 ज्यादा दिखा रहा है। यही तो है ना। चलो एक काम करते हैं, नहीं नहीं 837 देख लो कितना आ रहा है, 30,000 का डिफरेंस है। टोटल कर लो बाबू, एक बार सही करो, नहीं तो फिर आंसर गलत आ जाएगा ना, टोटल कर लो ना सही से। फोर्टी सेवन, सुन लो, कहाँ एडजस्ट कर दे रहे हैं, इसको कर दो 2 लाख, इसको कर, किसमें 2,90,000 का डिफरेंस है, 557 है ना, तो ये 677 होना चाहिए ना, तो 120 का डिफरेंस है ना पहले वाले में। तो 1 मिनट 1 मिनट, इसको हम कर दे रहे हैं 135, ठीक हो गया ये भाई। 15,000 में 120 जोड़ो, 135, लास्ट में दिक्कत करेगा, दिक्कत नहीं करेगा, प्लस माइनस में ही डिफरेंस आएगा, और क्या। नहीं नहीं ठीक है, क्यों दूसरा, आंसर तो मैच करेगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी बाबू, लेकिन ऐसा ना एडजस्टमेंट में जो चीज प्लस में आनी चाहिए वो माइनस में आने लगे तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, उसको हम देख रहे हैं। इसका बताओ कितना माइनस करना है, 30,000, तो इसको कर दो 170, ठीक है, बाकी सब रहने देते हैं, ठीक हो गया, मैच कर गया ना। चलें, मैच कर गया। अब देखो, कहता है कि डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पर 10,000 का, तो प्लांट एंड मशीनरी जरा देखो कितना है, 80,000 और 2 लाख वो भी है, तो हमने प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया 80,000 और 2 लाख,
अच्छा, डेप्रिसिएशन कितना था इस पर? 10,000 का, तो हमने लिख दिया डेप्रिसिएशन 10,000 का। बताओ डिफरेंस कितना आया? 31। नई मशीन खरीदा होगा, बोल लो। दोनों अकाउंट मेरे क्लोज हैं। अच्छा, पहला एडजस्टमेंट पूरी तरह से, इंट्रिम डिविडेंड पेड किया है 20,000 का, तो एंट्री होती है पेड। अगर इंट्रिम डिविडेंड किया है तो इंट्रिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट हो गया ना, लिखा है इंट्रिम डिविडेंड इस साल पेड हुआ है। और तुम लोग को मालूम है इंट्रिम डिविडेंड साल के बीच में दिया जाता है, ना कि अंत में। अंत में तो प्रपोज डिविडेंड दिया जाता है, फाइनल डिविडेंड दिया जाता है, पढ़ा है आप लोगों को। इंट्रिम डिविडेंड साल के बीच में दिया जाता है, हाँ या ना? हमने ये खर्चा कर दिया, साल के अंत में पैसा कहां से निकाला होगा? हम पीएल एप्रोप्रिएशन लिखना चाहिए, समझाने के लिए मैं पहले क्वेश्चन में पीएल लिख देता हूं, ठीक है ना? 20,000 हो गया, खत्म हो गया, डन। चले आगे, दूसरी एडजस्टमेंट भी हम लोगों ने खत्म कर दी। इनकम टैक्स मैंने पे किया है 35,000 इस साल, तो इनकम टैक्स का प्रोविजन था कितना? 40। उसके बाद कितना हो गया? 50। हमारे पास क्रेडिट लायबिलिटी पड़ी थी टैक्स की 40 पहले, और अब पड़ी है 50। लेकिन इस साल मैंने जब 40 देना था तो हमने पेमेंट किया एक्चुअल में 35,000, लिखा है ना, हमने इनकम टैक्स पे किया है 35,000, कर दिया पेमेंट। अरे पिछले साल का देना था 40, दिया कितना? ये जो 5,000 था वो एक्स्ट्रा प्रोविजन बन गया था, और मैंने आप लोगों को बताया था ईयर वाइज बनता है टैक्स प्रोविजन, मर्ज नहीं कर सकते। किताबों ने क्या किया, सीधे सीधे पीएल से निकाल दिया, 5,50,000, 35, 85, ये 45,000 आंसर इधर। ऐसे नहीं निकालना, ये काम मत करना तुम लोग। जो मैंने पढ़ाया है सिंगल एंट्री में वैसा ही काम करना। क्या करना है कि भाई पिछले साल का था 40,000, उसमें से 35 दे दिया, 5,000 हमने ज्यादा प्रोविजन बना दिया था, और एक्स्ट्रा प्रोविजन जब बन जाता है तो वो चला जाता है जनरल रिजर्व में। कहां चला जाता है? जनरल रिजर्व या पीएल अकाउंट में। कितना? तो 50, 40, 90, 90 में से 40 गया, फिर 50,000 का प्रोविजन इस बार का बना, इस बार का नया प्रोविजन बना इस साल का। अब दोनों को नेट कर लो तो आंसर आएगा 45,000 आएगा। अल्टीमेटली रिजल्ट इज सेम। बोलो क्या करना चाहते हो? सर यही करवा दीजिए। नहीं ठीक है, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा इजी वे में चलते। हो गया 45, समझा दिया ना उसको। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा इजी वे में चलते। हो गया, खत्म। सारी एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई भाई, कुछ भी नहीं बचा। अब देखो मेरे पास कौन सा है जिसको हम तैयार कर सकते हैं? प्रपोज डिविडेंड 42 एंड 50, तो हम लिख लेते हैं प्रपोज डिविडेंड। 42 की लायबिलिटी थी और अब कितने की लायबिलिटी है? 50। तो बताओ कितना लिखे? बस ठीक है बाबू। अरे इंसान, तुम लोग को बताया था प्रपोज डिविडेंड मस्ट बी पेड विद इन 30 डेज। पिछले साल का डिविडेंड अभी तक पेड नहीं हुआ होगा क्या? तो पेमेंट करो। कितना? कुछ ना लिखा हो तो पूरा पेमेंट हो जाएगा। और इस बार का प्रपोज डिविडेंड कितना है? 50,000 वो पीएल से इस बार निकला है। अरे बोलो, कहानी बताने के बाद भी वहीं पर आउट हो जाओ, रमजान रहते वही मुंह से निकले। ठीक, याद आया? हो गया। कुछ और कोई ऐसा अकाउंट जो यहां से बन सके? नहीं, अब मत करिए, ऐसा हो गया। हम लोग के लिए ये है प्रपोज डिविडेंड, एक ये है प्रेफरेंस डिविडेंड। कितना आ जाएगा? 15% निकालो, 22,500, 1,50,000 का 22,500। तो हम एक जर्नल एंट्री कर देते हैं। चलो नीचे एंट्री यहाँ यही बना लेते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड। पीएल से निकाल लेते हैं 22,500 और पेमेंट कर देते हैं 22,000, क्योंकि लायबिलिटी में तो कहीं दिख नहीं रहा। लायबिलिटी में कहीं दिख रहा है क्या? लायबिलिटी में दिखता प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पर कहीं पर, ये तो प्रपोज डिविडेंड केवल दिख रहा है, केवल प्रपोज डिविडेंड दिख रहा है 42,000 और 50,000। बोलो ना, तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पेड कर दिया, मान लेते हैं हो गया काम खत्म। क्योंकि ये तो मालूम है ना, इक्विटी डिविडेंड को डिविडेंड देने से पहले हम लोग को प्रेफरेंस डिविडेंड को डिविडेंड पे करना पड़ता है। तो हम इक्विटी डिविडेंड का अगर डिविडेंड दे रहे हैं तो इसका मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड का डिविडेंड दे दिया होगा, तो हमें वो तो एंट्री करनी पड़ेगी। कर दिया, झंझट खत्म। अब हम केवल करेंगे क्या, सुनना ढंग से,
ये क्वेश्चन पकड़ेंगे, जहां जहां हमने टिक लगाया है उसके लिए हम ये नहीं देखेंगे, हम सीधे अकाउंट्स देखेंगे। जहां जहां मैंने टिक लगाया है ये, उसके लिए हम क्या देखेंगे, अकाउंट्स देखेंगे। और जहां जहां टिक नहीं लगाया उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ होगा, मेरी बुक्स में नेट प्रॉफिट कितना दिख रहा होगा, बता सकते हो क्या? बैलेंस शीट से बता लोगे क्या? बैलेंस शीट से तुम नेट प्रॉफिट बता लोगे? हाँ बताओ ना। तो कितना था, 30 से 48,000 हो गया। तो हमने नेट प्रॉफिट कितना इस साल कमाया होगा, 18,000 कमाया होगा। तो हम यहां लिख देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कमाया, नेट प्रॉफिट 18,000। लेकिन ये कैश नहीं है, ये नेट प्रॉफिट है मेरा, ये नेट प्रॉफिट है जो 18,000 दिखा रहा है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट कहां से आया, बैलेंस शीट से। अच्छा जी, जनरल रिजर्व कहां से ट्रांसफर हुआ होगा, 40,000 से 70,000 अगर कोई रिजर्व हो रहा है तो उसको मतलब पीएल से ही तो निकला होगा। और अगर जनरल रिजर्व में आप पैसा ट्रांसफर करते हो तो जेब से तो पैसा निकल ही जाता है। जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करते हो, मैंने कहा मुझे किसी चैरिटी में 5 लाख रुपए जमा करने, मैं रिजर्व में ट्रांसफर करता हूं, चलो तो मैंने अपनी एक जेब से निकाला और दूसरे गुल्लक में ट्रांसफर कर दिया, पैसा निकल गया क्या कहीं? कुछ नहीं निकला। यानी ये निकला तो पीएल से, लेकिन पैसा कहीं गया नहीं, नॉन कैश आइटम है। रिजर्व में ट्रांसफर कैसे करते हो, जर्नल एंट्री क्या करते हो, पीएल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, तो इसमें कैश तो है ही नहीं ना। क्या एंट्री करते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, कैश तो है ही नहीं कहीं, तो ये तो नॉन कैश आइटम है भाई। तो नॉन कैश आइटम है तो नॉन कैश आइटम पीएल के डेबिट में क्या कर रहा है, जरा देखो कैसे। यहां पर लिखा होगा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है 30,000, पीएल दिखा रहा है, और नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 15, कितना, 18,000 ना, 18,000। नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 18,000। नेट प्रॉफिट 18,000 तब है जब मैंने 30,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है। मैंने तुम लोगों से कहा नॉन कैश आइटम तो बिल्कुल अवॉइड कर लो, हटाओ, काट डालो उसको। तो अगर इसको काट डालें तो ये कितना हो जाएगा, अब बात समझ में आई नहीं आई, नहीं समझ में आई? अगर 30,000 हटा दे ऊपर से तो नेट प्रॉफिट तो मेरा बढ़ गया ना, कितना हो जाएगा, 48। तो नेट प्रॉफिट बढ़ा दो यहां पर, क्योंकि कैश कहीं गया नहीं है। ट्रांसफर टू रिजर्व 30,000, देखो आ गया 48,000, बोलो ना, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 48,000 अभी इतने तक। अच्छा, फिर कहता है, सुनना ढंग से, ये हमारी गुडविल है जो पहले कितनी थी और अब कितनी है, गई कहां, नहीं गई कहां, ये डिफरेंस गया कहां, जो मन में आए वो मुंह से बोल दो, सब सही है। बोलो भाई, गई कहां गुडविल, राइट ऑफ कर दी गई। तुम लोग को अच्छी तरह मालूम है गुडविल मस्ट बी रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। फालतू की चीजें बुक्स में क्यों लिख रहे हो, काहे की गुडविल रे, कहां से आई, क्यों लिखे हो, हमको ये बता दो। अब बात समझ में आई? हम गुडविल को क्या करते हैं, जितना जल्दी हो सके राइट ऑफ करो, फिक्टिटियस एसेट्स है, कृत्रिम संपत्ति है, ये तो जानते हो ना, कई बार पढ़े हो ना, कि वो भी नहीं पढ़े कि गुडविल इज अ फिक्टिटियस एसेट्स, ये भी नहीं पढ़े हो। और उसको तो जाहिर सी बात है फिक्टिटियस एसेट्स को तुम ड्राइंग रूम में रखोगे, डेकोरेटेड रूम में रखोगे, बैलेंस शीट पे रखोगे, हटाओ उसको जितना जल्दी हो सके। तो कहा गया अगर परचेज्ड गुडविल है तो 5 साल में खत्म कर दी जानी चाहिए, अगर परचेज्ड गुडविल है तो। अगर नॉन परचेज्ड गुडविल है तो भैया उसको जितनी जल्दी हो सके उसको तो दिखाओ ही मत बैलेंस शीट में। कितने का इसने हटा दिया, कहां हटा कर ले गया होगा, डेबिट का घर हमेशा डेबिट होता है, तो अगर बैलेंस शीट के डेबिट साइड से गिरेगा तो किस डेबिट में जाएगा, पीएल के डेबिट में। तो यहां पर मैंने लिखा होगा पीएल के डेबिट में गुडविल रिटन ऑफ, कितने रुपए से, ये 25,000 यहीं से सरक करके यहां पर आया। अब समझ में आई बात, डेबिट से निकल करके डेबिट में ही आया, लेकिन पीएल के डेबिट में।
अगर इसको हमने लिखा है पीएल के डेबिट में, क्या कैश निकल गया मेरा? नहीं। क्यों? कैसे सर, कैश कैसे नहीं निकला, जरा देखो। गुडविल हमारे पास थी कितनी? 1,15,000। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 90,000। ये हमारी गुडविल। हमने गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो एंट्री क्या बनी? पीएल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कैश निकल गया क्या तुम्हारा? कैश दिख रहा है क्या कहीं पर आते और जाते? जब नहीं दिख रहा तो ये नॉन कैश आइटम है, और नॉन कैश आइटम को हटा दो। और अगर नॉन कैश आइटम को हटा देंगे तो हमारा ये प्लस हो जाएगा 25,000 से। नहीं होगा तो 73,000 हो जाएगा। तो यहां लिख लो प्लस गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है ना? यानी मेरा कैश तो बेसिकली 73,000 था, उसमें से मैंने 25,000 दिखा दिया, हटा दो प्रॉफिट। कैश में कितना पड़ा था? 73, उसमें से मैंने दिखा दिया 25,000 रुपए मेरे गुडविल रिटर्न ऑफ, नेट प्रॉफिट कम कर दिया। मैंने उसमें से दिखा दिया ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, 30,000 घटा दिया, और मैं कह रहा हूँ 18,000। अरे भैया जेब में तो अभी भी, तुम्हारे जेब में अभी भी 73,000 पड़े हुए हैं। हाँ या ना? अच्छा, मैंने कहा लैंड एंड बिल्डिंग को यहां मत ताकना। अब एक एक करके खत्म करते, कहां जाए? अकाउंट्स में। अकाउंट्स में क्या था? ये था। इसमें पीएल का कोई आइटम दिख रहा है क्या? और कैश जाते हुए आते हुए कुछ दिख रहा है क्या? दोनों दिख रहा है ना? दोनों दिख रहा है। तो अगर पीएल में गया है डेप्रिसिएशन, तो ये नॉन कैश आइटम होता है, मालूम है ना? डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम। तो हमने डेप्रिसिएशन कहां लिख रखा है? 20,000 रुपए इधर लिख रखा है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना दिखाना चाहिए क्या, अगर कैश फ्लो बना रहे हो तो? नहीं, नॉन कैश आइटम है, हटाओ यहां से। और अगर इसको हटाओगे तो क्या बढ़ जाएगा? नहीं समझ में आई बात? तो यहां पर कर लो प्लस डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। कितने से? 20,000 रुपए से। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग का हिसाब किताब ये वाला खत्म। केवल पीएल बैंक कैश ये निकालना। अब बताओ इसमें कुछ और बचा है क्या? बैंक गया है, जेब से गया है, मैंने नई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है। और जब आप नई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हैं तो इसका मतलब पैसा जेब से गया। जेब से गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? अब समझ में आई बात? तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कितने से? तो प्लस में लिखे या माइनस में? हो गया माइनस में। अरे हो गया यहीं पर, कोई दिक्कत है क्या? तो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट पूरी तरह से डन डनाडन। अब इसको देखना भी मत। अब आते हैं प्लांट एंड मशीनरी, चलो साथ साथ देख लेते हैं। इसमें भी क्या है? डेप्रिसिएशन, तो इसको भी वही काम करें। ये भी कहां गया होगा? तो पीएल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना? 10,000। अच्छा, और दूसरा नया प्लांट खरीदा है कितने का? 1,30,000 का। तो जेब से पैसा गया, तो परचेज ऑफ प्लांट एंड, तो माइनस में लिखे या प्लस में? परचेज किया तो जेब से पैसा गया। तो हमारा ये अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। जितने भी ग्रीन सिग्नल हो गए समझ लो उसको अब देखने की जरूरत है ही नहीं। डेटर्स छोड़ देते हैं, स्टॉक छोड़ देते हैं, बीआर छोड़ देते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से शामिल है, तो ऊपर ही रहेगा। कहां जाएगा ये? यहां। यहां लिखेंगे प्लस और माइनस चेंजेस इन करंट एसेट। प्लस और माइनस, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्या लिखेंगे? करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी दोनों आ गए इसमें, क्योंकि ये सब किससे बिलोंग करते हैं? ऑपरेटिंग से। तो ऑपरेटिंग में देखो हम लिख रहे हैं। ठीक, सबसे पहले डेटर्स को पकड़ो। डेटर्स कितना था? 280। 280 से हो गया 170। तो पैसा आया होगा या गया होगा? सुन लो, ये मैंने बनाया डेटर्स। ओपनिंग था 280, क्लोजिंग था 170,
अब हमें ये पता करना है आया या गया। कुछ भी सेल मान लो, चलो कितना माने सेल, सुन लो, 5 लाख की सेल मान लो, कुछ भी मान लो, तो डिफरेंस यानी पैसा बाकी तो आया होगा मेरे पास। अगर मैंने 280 का पहले पैसा लेना था, 5 लाख और लेना है, तो टोटल कितना हो गया 780। 780 में 170 घटा दो, 610। बात समझ में आई? हाँ या ना? तो कहा गया डिफरेंस जो आएगा इसको हटा दो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 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 5 और 6 10 का डिफरेंस कितना है? 1,10,000। इन दोनों को हटा दो तब भी डिफरेंस कितना आएगा? देखो 280 और 170 का डिफरेंस कितना है? 1,10। बात तो वही पड़ी है, घूम फिर करके नहीं। हद करते हो। फिर से बोलो, इन दोनों का डिफरेंस कितना था और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? अरे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो हम केवल डिफरेंस को रख देते हैं। तुम लोग को ये समझाने के लिए मैंने फिगर रखी थी, कोई भी फिगर रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 रुपया रखो, 50 रुपया रखो, कोई दिक्कत। यहाँ डिफरेंस मान लेते हैं, 2 मिनट के लिए माइंड सेट कर देते हैं, कैश लिख दिया। तो इसका मतलब डेटर्स से उल्टा पैसा मिला है, क्योंकि पहले लेना था 280, अब लेना है 170। तो इसका मतलब सामने वाले ने हमें 1,10 का निपटारा तो कर ही दिया। अब समझ में आई बात? क्योंकि डिफरेंस विल ऑलवेज बी इक्वल। तो 1,10 का आ गया, तो डिक्रीज इन डेटर्स क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन डेटर्स। तो पैसा आया या गया? लिख दिया, आ गया, ये प्लस में छोड़ दिया, हो गया खत्म। अच्छा, तो इसको हटा दे। अब बताओ, स्टॉक 77,000 था, पहले मेरा पैसा फंसा था स्टॉक में 77, अब फंसा हुआ है 1,09,000। तो ज्यादा चला गया या पैसा आ गया? पैसा चला गया, क्योंकि स्टॉक बढ़ा है। स्टॉक बढ़ने का मतलब हमने माल खरीद लिया होगा। कितने रुपए ज्यादा? 32,000 रुपए जेब से निकल गए स्टॉक के नाम पर। हाँ या ना? तो इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक, तो पैसा चला गया, तो 32,000 माइनस हो जाएगा। हाँ, माइनस हो जाएगा। क्लियर है? और तुम लोग को मैंने ये बता दिया है पहले ही कि ये स्टॉक, डेटर्स, बीआर, ये सब किसका हिस्सा है? ऑपरेटिंग का। बीआर पहले 20,000 लेना था, अब 30,000 लेना है। उल्टा मेरा पैसा और फंस गया, मेरी जेब से पैसा निकल गया, फंस गया 10,000 रुपए। तो इंक्रीज इन बीआर यानी पैसा फंस गया। हाँ या ना? तो इंक्रीज इन बीआर 10,000 माइनस 10,000। बहुत बढ़िया, चलो। तो ये हम लोगों ने खत्म कर दिया। कैश को कहाँ लिखे? 15, 10, 15,000 और 10,000, 25,000 ओपनिंग कैश था। कितना कैश था? ओपनिंग था 25 और क्लोजिंग कितना है जरा देखो, 18,000। तो हम 18,000 क्लोजिंग लिख दें, तो हमारा आंसर अपने आप मैच कर जाएगा। देखना, जब सब शुरू का ऐड तीनों का यहाँ पर रखोगे, जो भी डिफरेंस आएगा। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन फंस गया, जानते हो तीनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? -7,000। हम लोग को तो पहले से ही आंसर मालूम है। नहीं समझे? एग्जाम ऐसे रख देना, टीचर को लगेगा तीनों का जोड़ किया ऊपर वाला। ठीक है ना? फिलहाल नहीं समझे मेरी बात? 7,000 रख दिया, माइनस होकर 18,000 हो गया। ये दोनों मालूम है, तो ये अपने आप पता चल जाएगा। यानी ऊपर तीनों का टोटल मिला करके माइनस में ही आएगा आंसर, कितना? 7,000। चले आगे। यानी हम लोगों ने पूरा देखो एसेट साइड कंप्लीट कर लिया। कुछ बचा क्या? नहीं, कुछ नहीं बचा। बचा क्या? कुछ बचा क्या? अब आते हैं क्रेडिटर्स की बात करते हैं। 55 से 83 हो गया, मैंने किसी का पैसा फंसाया था 55,000, अब फंसा दिया मैंने किसी का पैसा 83,000। तो उल्टा इसका मतलब मेरे पास पैसा आ गया, है कि नहीं? कितने से? 28,000 रुपए मैंने किसी का फंसा लिया। तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 28,000। उल्टा पैसा आ गया ना मेरे पास? आ गया। दिक्कत हो रही है ना? पहले मैंने किसी का पैसा फंसाया था 20,000, अब केवल फंसा हुआ है 16,000। इसका मतलब मैंने 4,000 दे दिया होगा, तो इसका मतलब जेब से निकल गया होगा पैसा।
तो डिक्रीज इन बीपी, बीपी 4000 निकल गया। टैक्स प्रोविजन के लिए हम यहां नहीं देखेंगे, अकाउंट देखेंगे। जरा देखो क्या है, जेब से कितना टैक्स गया है और पीएल से कितना तो पीएल से अगर टैक्स प्रोविजन बनाया तो क्या जेब से पैसा निकल गया क्या? हमने लिख दिया पीएल में 45,000 चला गया, अरे कहां चला गया, कहीं नहीं गया, यहां लिख दिया टैक्स प्रोविजन, काहे का गया रे, ये नॉन कैश आइटम है, इसको यहां से हटाओ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नहीं समझे? तो टैक्स प्रोविजन ऐड कर लो, कितने से, 45,000 से, लेकिन टैक्स गया भी तो है, टैक्स पेड गया है ना, 35,000 गया ना, तो जेब से तो निकला है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही, तो इसको वहीं रहने दो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, लेकिन माइनस कर दो टैक्स पेड, कितना, समझ में आ रहा होगा। खत्म हो गया अकाउंट, देखो ना, ये टैक्स प्रोविजन का अकाउंट क्लोज, ये खत्म, इसकी बात भी मत करना। अब प्रपोज डिविडेंड के बाद, टैक्स प्रोविजन के बाद प्रपोज डिविडेंड की बात करते, वही तो था, इसको तो छोड़ ही दो। बताओ पीएल से कितना निकला, क्या करें, अरे कोई भी प्रोविजन बनाते हो नॉन कैश आइटम होता है, पीएल के डेबिट में कहाँ लिखा है, हटाओ इसको, प्रॉफिट बढ़ाओ, यानी कैश बढ़ गया मेरा, कितने से, 50 से, तो लिख दो यहाँ प्रपोज डिविडेंड, कितने से, लेकिन डिविडेंड गया भी तो है, कितना, 42,000 गया है ना, माइनस कर दें, कहां से, ऑपरेटिंग से, बताया था, डिविडेंड किसको देते हो, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, तो उसका डिविडेंड कौन सी एक्टिविटी होगी, तो ये जाएगा तो अपनी सही घर से जाएगा ना, गलत घर में से माइनस हो गया तो उसको सही जगह प्लस कर दिया, और जाएगा तो अपने सही घर से जाएगा, कहां से जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 42,000, तो देखो यहां से डिविडेंड पेड कितना, पैसा माइनस में आ गया, चले, कहा तो रहे यही 1 घंटा मिलता है लोगों को, बिल्कुल। अच्छा, जब प्रपोज डिविडेंड कर लिया तो अब प्रेफरेंस डिविडेंड भी कर ले, सेम वही चीज, ऊपर प्लस कर दो, पेमेंट हम नीचे से करेंगे, कहां से, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, 22,500 प्लस और माइनस, तो जगह है नहीं, क्या करें, नीचे लिख दे रहे हैं, लाओ ये भी कर ही दे, ओ ओ, बड़ी खुशी मिल रही है तुमको, वो भी मन से पूरी, ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड था ना, तो प्लस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड 22,500, और माइनस कहां से होगा, तो प्रेफरेंस डिविडेंड पेड 22,500, बोलो, तो हमारे ये अकाउंट, ये अकाउंट, ये अकाउंट, ये अकाउंट और ये अकाउंट खत्म, इंटरम डिविडेंड भी सेम है, सेम है, कितना, 20,000 सेम, तो यहां हो जाएगा इंटरम डिविडेंड 20,000 और इंटरम डिविडेंड, बोलो, तो हम लोग थे सारे ये वाले अकाउंट लाइन से खत्म,
तो अब इसके बारे में ना सोचना। बचे मेरे पास केवल 2 अकाउंट, शेयर कैपिटल एंड रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। पहले मुझे किसी को रेडीमेबल के नाम पर 1.5 लाख रुपए शेयर होल्डर को देना था, अब केवल इसका मतलब 50,000 दे दिया, है कि नहीं? तो बताओ 50,000 जो दिया होगा, तुम लोगों ने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ा है नहीं ना? असल में फर्स्ट क्वेश्चन है ना तुम लोग का, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़े हो नहीं पढ़े हो, आई डोंट नो, नहीं पढ़े होंगे, कई लोग नहीं पढ़े होंगे। हम यहाँ पर सीधे सीधे 450 लिख दे रहे हैं और इसको 5 लाख लिख दे रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि देखो हमें पूरा तुम लोग को पहले एक हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, कैसे पेमेंट किया जाता है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, हम पहले इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक? ये दोनों चीजें हटाकर मान लेते हैं हमारे पास था ही नहीं, लेकिन एंट्री जो हो गई, कल समझाना भर है कि कैसे पैसे आता है। कितना था? 4.5, अब कितना हो गया? 5। इसका मतलब उल्टा मैंने पैसा ले लिया है, शेयर कैपिटल वालों से और पैसा ले लिया। पहले कितना था? 4.5, अब कितना फाइनेंस हो गया? 5। इसका मतलब 50,000 मैंने शेयर कैपिटल इश्यू कर दिया, शेयर कैपिटल इश्यू कर दिया, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर कोई कहे नहीं सर हम डायरेक्ट वहां पर करना चाहते हैं तो कर देना, वो भी कर सकते हो, नेट इम्पैक्ट वही आएगा। मान लो कोई कहता है नहीं सर हम 1.5 लाख सिर्फ 1 लाख है, 50,000 मान लेंगे कि पैसा मैंने दे दिया प्रेफरेंस शेयर को रिडेम्पशन, तो तुम लोग कर सकते हो यहाँ पर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना था? 50,000, तो यहाँ लिख दो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना? 50,000। सही नहीं है तरीका, लेकिन ठीक है, तुम लोग को समझाने के लिए, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 3 लाख से 4 लाख 1 लाख रुपया आ गया, तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख, ठीक? बस हो गया, ये पैसा आ गया, खत्म। क्वेश्चन में कुछ बचा? देखो कोई भी टिक होने से रह गया क्या? सारी चीजें हो गई, सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए थे, बस अब हमारा आंसर मैच कर जाएगा। बस ये 2 चीजें देखना, कोई अकाउंट्स अनटिक्ड ना रहा हो, कैश, बैंक, पीएल, और दूसरा सारे के सारे बैलेंस शीट के पॉइंट्स को हमने टिक कर लिया हो। ये 2 चीजें ध्यान रखना, आंसर एक ही बार में मैच करेगा मोस्ट प्रोबेबली। देखो करो, टू 97,500 कितना आ रहा है? हाँ यही आ रहा है। नीचे का देखो, 270 माइनस इधर का देखो 50, 8,000 प्लस बचा 12, 34,500 माइनस 3,04,500, देखो कितना आ रहा है। अब देखो 297,500 लिखो कैलकुलेटर पे, माइनस करो 270, माइनस करो 34,500, कितना है? देखो आ गया। नहीं समझ में आई बात? सिस्टम से यूज करोगे, चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश किए तुम, वहां हो जाएगी गड़बड़। ये तुम लोग का केवल इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन था। पहले मैं क्या करता था, जब मैं फर्स्ट लेक्चर लेता था तो एक क्वेश्चन बनाता था, तो उसमें नॉर्मली हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं ऐड करते थे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एडेड था, तो हमने उसको थोड़ा लाइटली लिया है। दैट वाज नॉट अ करेक्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। In the very next question, when we will solve the same question or any other question, first we will try to understand that what the journal entry must be done by the redeemable preference share are given. ठीक है ना? तो जब redeemable preference share दिया रहेगा तो हमको तो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें नहीं था। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थर्ड करना चाहिए था, उसमें भी नहीं था, लेकिन हम लोगों ने गलत कर दिया है। चलो कोई नहीं, जब क्वेश्चन नंबर 7 आएगा तो हम लोग उसमें समझेंगे इस चीज को।
ठीक है ना। तो अभी हम लोग 1 या 2 सेशन बिना रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को ध्यान में रखे हुए काम करेंगे और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे जिसमें रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो। तो ये केवल समझने के लिए तुम लोग को है, घर पे ट्राई करना, एक बार और करने की कोशिश करना। लेकिन मैं फिर बोल दे रहा हूं, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यहां पर मैंने सही ट्रीटमेंट नहीं किया है। दिमाग में बात कहीं बैठा लेना, कहीं लकीर के फकीर ना हो जाना। यहाँ चेंज कर लेना, जो 280 और 170 लिख दिया उसको चेंज कर लेना, ठीक। क्वेश्चन टाटा बोले। अच्छा, क्वेश्चन 1 के बाद सीधे क्वेश्चन 3 आ गया नीचे। ओके, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। टाटा बोले।